दिनांक 21 अगस्त वर्ष 2020, 10वीं कक्षा साइंस 1 पाठ 4 विद्युत धारा के प्रभाव। पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर के 6 प्रश्न तक के उत्तरों की चर्चा हमने किया था। आइए इस वीडियो में जो शेष प्रश्न हैं पाठ 4 के स्वाध्याय की, उसकी चर्चा करते हैं। प्रश्न 7 है वैज्ञानिक कारण, और उसका अ यानी पहला प्रश्न है, विद्युत बल्ब में कुंडली बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। तो 3 पॉइंट में इसका उत्तर लिखा है मैंने। फर्स्ट पॉइंट, विद्युत बल्ब विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। सेकेंड पॉइंट, विद्युत बल्ब में लगातार जितना अधिक गर्म होकर तपेगा उतना ही अधिक प्रकाश उत्सर्जित करेगा। टंगस्टन धातु का गलनांक 3400 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, अतः यह अधिक ऊष्मा सहन करके अधिक प्रकाश उत्सर्जित कर सकता है। इसलिए विद्युत बल्ब में कुंडली बनाने के लिए टंगस्टन धातु का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि ऊष्मा निर्माण करने वाले विद्युत के उपकरणों में, उदाहरण स्त्री विद्युत की सिगड़ी बॉयलर में नाइक्रोम जैसे मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, शुद्ध धातु का उपयोग नहीं किया जाता। तो इसका उत्तर चालक में उत्पन्न ऊष्मा चालक के अवरोधकता के समानुपाती होती है। अवरोधकता जितनी अधिक होगी, चालक में उतनी अधिक ऊष्मा का निर्माण होगा। शुद्ध धातु की अपेक्षा नाइक्रोम जैसे मिश्र धातुओं की अवरोधकता अधिक होती है, इसलिए ऊष्मा निर्माण करने वाले विद्युत के उपकरणों में नाइक्रोम जैसे मिश्र धातु का उपयोग करते हैं, शुद्ध धातु का उपयोग नहीं किया जाता। अगला प्रश्न है, विद्युत का स्थानांतरण करने के लिए तांबे का या एल्युमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। कारण लिखो, वैज्ञानिक कारण। तो इसका उत्तर है, जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होते हैं उनका नाभिक की ओर आकर्षण बल कम होता है। ऐसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के आकर्षण बल से आसानी से मुक्त हो जाते हैं, जिन्हें मुक्त इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह मुक्त इलेक्ट्रॉन ही विद्युत धारा का संवहन करते हैं। तांबे तथा एल्युमिनियम जैसी धातुओं में ऐसे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या पाई जाती है, इसलिए विद्युत का स्थानांतरण करने के लिए तांबे या एल्युमिनियम के तारों का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न, व्यवहार में विद्युत ऊर्जा का मापन करने हेतु जूल के स्थान पर किलोवाट इकाई का उपयोग किया जाता है। तो देखिए, व्यवहार में बड़े पैमाने पर विद्युत ऊर्जा का उपयोग होता है, और बड़े पैमाने की विद्युत ऊर्जा को बड़ी इकाई द्वारा व्यक्त करना सुविधाजनक होता है तथा छोटी इकाई द्वारा व्यक्त करना असुविधाजनक होता है। इस पॉइंट को यदि मैं ऐसे समझाऊं तो आप और अच्छे समझ में आएगा आपको। जैसे यदि आपसे कोई पूछे कि मुंबई शहर से आपके गांव की दूरी कितने सेंटीमीटर है या कितनी मिलीमीटर है, तो ये सुन करके ही आपको हंसी आ जाएगी, क्योंकि वो दूरी इतनी अधिक है कि उसको सेंटीमीटर या मिलीमीटर में व्यक्त तो किया जा सकता है, लेकिन वो बहुत असुविधाजनक होगा, बहुत बड़ा नंबर आपको लिखना होगा। तो वहाँ पर आपको किलोमीटर लिखना होता है, क्योंकि बड़ी दूरी है, बड़ी इकाई, वहाँ पर पैमाना लेना होगा हमें। वहीं पर अगर मैं आपको ये कहूँ कि अपने नोटबुक में 5 किलोमीटर लंबी लाइन ड्रॉ करिए, तो ये भी आप को उचित नहीं लगेगा, क्योंकि 5 किलोमीटर एक बड़ी इकाई है, और नोटबुक में आपको छोटे स्केल पर ये लाइन वगैरह या आकृति बनानी होती है, तो वहाँ पर छोटी इकाई यूज़ करनी पड़ेगी आपको। 5 किलोमीटर की लाइन नोटबुक में ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है। तो वही बात यहाँ सेकंड पॉइंट में समझाई जा रही है कि बड़े पैमाने की विद्युत ऊर्जा को बड़ी इकाई द्वारा व्यक्त करना सुविधाजनक होता है तथा छोटी इकाई द्वारा व्यक्त करना असुविधाजनक होता है। जूल या किलोवाट
आर, ये किलोवाट हिंदी में यदि कहें तो किलोवाट घंटा की अपेक्षा बहुत छोटी इकाई है। इसलिए व्यवहार में विद्युत ऊर्जा का मापन करने हेतु जूल के स्थान पर किलोवाट आर इस इकाई का उपयोग किया जाता है। फिर है 8वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों में से कौन से कथन लंबे सीधे विद्युत चालक तार के पास के चुंबकीय क्षेत्र की सटीक वर्णन करते हैं? स्पष्टीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर है कि समकेंद्री वृत्ताकार तार को केंद्र पर रखकर तार के लंब प्रतल में चुंबकीय बल रेखाएं जाती हैं। इसका स्पष्टीकरण इस तरह से लिखा जा सकता है कि जब किसी सीधे चालक में विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है और उस चालक के चारों तरफ यदि चुंबकीय सुई को रखा जाए तो उसका जो विचलन होता है वो एक वृत्ताकार दिशा में ही होता है। अथवा तो एक प्रयोग इस प्रकार से भी करके इस बात को स्पष्ट किया जा सकता है कि यदि किसी दफ्ती के बीच में से किसी सीधे चालक को पास किया जाए तो लोहे की बुरादे यदि उसके आसपास छिड़कें तो उसका जो ये सारे जो लोहे की बुरादे हैं वो एक वृत्ताकार, समकेंद्री वृत्ताकार के आकार में व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इससे बातें स्पष्ट होती हैं कि यदि किसी सीधे चालक के पास जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो समकेंद्री वृत्ताकार होता है और जिसका केंद्र तार ही होता है। तो 8वें का आंसर ये ई आ जाएगा। स्पष्टीकरण आप लिख सकते हैं लोहे के बुरादे वाला प्रयोग या फिर चुंबकीय सुई वाला प्रयोग। इसकी चर्चा हम लोग ने चैप्टर में भी किया था। इस पाठ में एक स्थान पे इसका स्पष्टीकरण है, देखिए ये पेज नंबर 52 पर, कि कैसे एक समकेंद्री वृत्त के आकार में चुंबकीय बल रेखाएं व्यवस्थित होती हैं एक सीधे चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित हो रही हो। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 9वां प्रश्न। नाल चुंबक का क्या अर्थ है? उसके चुंबकीय क्षेत्र की तुलना क्षण चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र से करके आकृति बनाइए और उनके भागों के नाम दीजिए। तो देखिए ये क्षण चुंबक, नाल चुंबक की आकृति बनाई गई है, मैंने बनाया यहाँ पर। इस यू शेप है ये। यहाँ पर एक एस यानी साउथ दक्षिणी ध्रुव, नॉर्थ उत्तरी ध्रुव। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की तरफ होती है, तो ये दर्शाया है मैंने। और इसी के बगल में दोनों के चुंबकीय क्षेत्र की तुलना करने के लिए मैंने क्षण चुंबक की आकृति भी यहाँ पर बनाई है। तो आप देख सकते हैं दोनों ही चुंबक में उत्तर और दक्षिणी ध्रुव एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाएं भी एक जैसी ही हैं। तो इससे केवल आकार में अंतर है, जबकि उसके चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी अंतर नहीं है। ये समानता है, आकृति से स्पष्ट हो रहा है। और यही चीज़ आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। सबसे पहले तो नाल चुंबक का अर्थ क्या है? घोड़े के नाल के आकार के चुंबक को नाल चुंबक कहते हैं और इसके एक सिरे पर उत्तरी ध्रुव तथा दूसरे सिरे पर दक्षिणी ध्रुव होता है। अब हम समानता लिख लेंगे कि नाल चुंबक और क्षण चुंबक में समानता क्या है। तो नाल चुंबक का उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव क्षण चुंबक के समान ही होता है। नाल चुंबक का उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव क्षण चुंबक के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के समान होता है। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की दिशा में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशाएं दोनों चुंबक में समान ही होती हैं। दोनों ही चुंबक में चुंबकीय बल रेखाओं की जो दिशाएं हैं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, वो दोनों ही चुंबक में एक समान है। तो ये उत्तरी ध्रुव और ये
नाल चुंबक और क्षण चुंबक में ये समानता है। अब अगला प्रश्न है, आकृतियों को नाम देकर संकल्पना स्पष्ट कीजिए। ये जो आकृति है अ, यदि आप अपना हाथ, अपनी जो हथेलियां हैं वो इसके अनुसार यदि आप व्यवस्थित करें तो आप देखोगे आप अपने दाएं हाथ से ही व्यवस्थित कर सकते हो, और ये जो दूसरी जो आकृति है वो सिर्फ बाएं हाथ से ही संभव है। तो ये फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम दर्शा रहा है और ये फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शा रहा है। तो इसकी संकल्पना हम लोग ने किया ही था। देखिए कैसे लिखा है, मैंने इसे नोटबुक में देख लेते हैं। जो आकृति अ है वो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम दर्शाती है, और उसको वो स्पष्ट कर देंगे। दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत रखने पर यदि अंगूठा चालक पर प्रयुक्त बल की दिशा की ओर तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा की ओर हो तो मध्यमा चालक में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा दर्शाता है। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम है ये। जो आकृति अ है आ, वो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दर्शाती है। बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को परस्पर लंबवत रखने पर यदि तर्जनी यह चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में तथा मध्यमा यह विद्युत धारा की दिशा में हो तो अंगूठा यह चालक पर प्रयुक्त बल की दिशा दर्शाता है। तो 10वां प्रश्न, आकृति क्या दर्शाती है उसका नाम और स्पष्टीकरण हो गया। और 11वां प्रश्न है, आकृति पहचान कर उसके उपयोग स्पष्ट कीजिए। ये वर्ष 2020 और 21 में ये कैंसिल कर दिया गया है, पोर्शन से ओमिट कर दिया गया है, फिर भी जानकारी के लिए आप हम समझ लेते हैं। तो ये जो है फ्यूज़ है, इंग्लिश में फ्यूज़ कहते हैं और हिंदी में संगलक तार है, और ये MCB कहलाता है। तो जो आकृति है वो संगलक तार की है। इसका उपयोग, दोनों का उपयोग सेम ही है, लघु परिपथन से बचने के लिए, यानी शॉर्ट सर्किट जो होता है उससे बचने के लिए उपयोग किया जाता है। कैसे इसका उपयोग होता है? ये जो विद्युतमय और उदासीन तार यदि आपस में संपर्क में आ जाते हैं तो विद्युत धारा तथा ऊष्मा का प्रमाण बढ़ जाता है। ऊष्मा के बढ़ने के कारण संगलक तार पिघल जाता है तथा विद्युत परिपथ भंग हो जाता है, और जो शॉर्ट सर्किट है और उसके जो दुष्परिणाम है उससे भी हमारी रक्षा हो जाती है। तो इस प्रकार संगलक तार का उपयोग होता है। जो आकृति अ है वो MCB आकृति है, जिसे मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहते हैं, जो इस वर्ष परीक्षा में नहीं है। इसका भी उपयोग लघु परिपथन से बचने के लिए ही होता है। इसमें होता क्या है कि विद्युतमय और उदासीन तार यदि संपर्क में आ जाते हैं तो विद्युत धारा के बढ़ने पर यह कुंजी खुली होकर विद्युत धारा को बंद कर देती है। यानी कुंजी खुली होना यानी स्विच ऑफ हो जाना, ये अपने आप इसका स्विच ऑफ हो जाता है और जो करंट का प्रवाह है, विद्युत धारा का प्रवाह है, वो बंद हो जाता है। अगली जो आकृति दी गई है वो दिष्ट विद्युत जनित्र की है। ये वाली आकृति ई। विद्युत जनित्र क्यों कहेंगे? यहाँ पर देखिए ये अमीटर लगा हुआ है। अमीटर क्या होता है? अमीटर विद्युत धारा को मापने का एक उपकरण है। इसलिए जनित्र, अगर ये मोटर होता तो यहाँ पर बैटरी लगी होती, सेल लगा होता बैटरी। यहाँ पर अमीटर है या गैल्वेनोमीटर हो या बल्ब लगा हो अगर इस जगह पर, तो वो जनित्र कहलाएगा। तो ये दिष्ट जनित्र है। दिष्ट जनित्र क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए एक ही विभक्त वलय का उपयोग किया गया है। इस रचना को देखकर हम कह सकते हैं कि ये दिष्ट जनित्र है। इसका उपयोग दिष्ट विद्युत धारा के निर्माण में, को उत्पन्न करने में इसका उपयोग किया जाता है। तो दिष्ट विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए इसका उपयोग होता है। अब बढ़ते हैं, अंतिम प्रश्न है 12वां, जिसके अंतर्गत 4 उप प्रश्न हैं।
अब ये न्यूमेरिकल्स हैं, यहाँ पर गणितीय सवाल यहाँ से शुरू हो जाएंगे।